नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भौतिकी के एक ऐसे जादुई हिस्से को डिकोड करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में तो सॉलिड मार्क्स दिलाता ही है, बल्कि हमारी पूरी दुनिया को भी रोशन करता है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। आज की इस चर्चा में हम जो कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह है। चुंबकीय फ्लक्स और ईएमआई के बेसिक्स, फैराडे और लेंज के कमाल के नियम, गतिक विद्युत वाहक बल और भंवर धाराएं, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, और अंत में एसी जनरेटर के साथ साथ सारे जरूरी फॉर्मूला। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आइए इस पूरे खेल के अदृश्य नियमों को समझते हैं। अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रकृति का एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जहां बिना किसी बैटरी के सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव करके बिजली पैदा की जा सकती है ना कमाल की बात। बस एक बंद परिपथ के आसपास का मैग्नेटिक माहौल बदलिए और सर्किट में करंट दौड़ने लगता है। और पता है, प्रकृति के सुपर पावर को सबसे पहले कब पहचाना गया? साल 1831 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने अलग अलग काम करते हुए इसकी खोज की थी। जरा सोचकर देखिए, अगर ये खोज नहीं हुई होती तो आज हमारे पास कोई पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिक मोटर्स या हमारे ये स्मार्ट गैजेट्स बिल्कुल नहीं होते। सच में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट था। अब इस नियम को नापने का एक तरीका भी है, चुंबकीय फ्लक्स। इसे हम वेबर में मापते हैं। ये मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिका है: चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, क्षेत्रफल यानी ए, और इन दोनों के बीच का कोण जिसे हम थीटा कहते हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट यहाँ ये है कि जब ये कोण 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स एकदम पीक पर यानी मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे ही ये कोण 90 डिग्री हो जाता है फ्लक्स 0 हो जाता है, बिल्कुल शून्य। चलिए अब भाग 2 पर आते हैं, फैराडे और लेंज के नियम। देखते हैं कि किन सख्त गणितीय नियमों से ये पूरी प्रक्रिया कंट्रोल होती है। फैराडे ने इस पूरे प्रेरण के लिए 2 बहुत ही सीधे सीधे नियम बनाए। पहला रूल तो बस इतना कहता है कि जब भी फ्लक्स बदलेगा एक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा, और दूसरा रूल ये तय करता है कि वो फोर्स आखिर होगा कितना। तो इसका सीधा सा जवाब है कि फ्लक्स जितनी तेजी से बदलेगा ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब बदलाव की रफ्तारें यहाँ सब कुछ तय करती है। इसके बाद एंट्री होती है लेंज के नियम की, जो सच में बहुत ही मजेदार है। ये नियम कहता है कि जो करंट पैदा हुआ है वो उसी कारण का विरोध करेगा जिसने उसे पैदा किया। है ना अजीब बात? मतलब एक कुंडली उसी चुंबक को पास आने से रोकती है जिसकी वजह से उसमें करंट आ रहा है। एक तरह से ये एक्शन और रिएक्शन की कहानी है, जो असल में ऊर्जा संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, गतिक विद्युत वाहक बल और भंवर धाराएं। आइए देखते हैं कि ये थ्योरी असल दुनिया में कैसे काम करती है। अभी तक जो भी नियम हमने देखे वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। फैराडे के वो सारे समीकरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सीधे तौर पर इस्तेमाल होते हैं। थ्योरी का ऐसे रियल लाइफ में बदलना ही तो विज्ञान का असली जादू है। उदाहरण के लिए, जब कोई भी चालक छड़ यानी कंडक्टर रॉड किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटते हुए लंबवत गति करती है तो उसके दोनों सिरों के बीच एक बल पैदा होता है। इसे ही हम गतिक विद्युत वाहक बल या मोशनल ईएमएफ कहते हैं। गति और चुंबकत्व का ये कॉम्बिनेशन ऊर्जा बनाने का एक बेहद सॉलिड तरीका है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज है भंवर धाराएं। इन्हें एडी करंट्स भी कहा जाता है। जब किसी धातु को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर पानी के भंवर जैसी अदृश्य धाराएं गोल गोल घूमने लगती हैं। ये भंवर इतने ताकतवर होते हैं कि तेज रफ्तार ट्रेन को मक्खन की तरह रोकने वाले ब्रेक्स हों या फिर लोहे को पिघलाने वाली भट्टी, इन सब में इन्हीं धाराओं का कमाल है। लेकिन खैर, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ये भंवर धाराएं कभी कभी समस्या भी बन जाती हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स में, जहां इनकी वजह से बहुत सारी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। अब इसका जुगाड़ क्या है? इंजीनियर्स ने इसका बड़ा स्मार्ट हल निकाला है, पटलित क्रोड या लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करके। इससे इन धाराओं का असर कम हो जाता है और ऊर्जा की बर्बादी रुक जाती है। आगे है भाग 4, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। यहाँ हम जानेंगे कि सिंगल और डबल कुंडलियों में चुंबकीय बदलाव कैसे काम करते हैं। एग्जाम के नजरिए से इन दोनों का अंतर समझना एक तरह का चीट कोड है। बहुत सिंपल है।
स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन में एक कुंडली अपनी खुद की बदलती धारा का विरोध करती है, और दूसरी तरफ अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन तब होता है जब एक प्राइमरी कुंडली की बदलती हुई धारा अपने बगल में रखी हुई किसी दूसरी कुंडली पर असर डालती है। बस खुद का असर और पड़ोसी का असर, इतना ही फर्क है। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट याद रखने वाला है। चाहे बात स्वप्रेरण की हो या अन्योन्य प्रेरण की, काम करने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का एसआई मात्रक बिल्कुल सेम है, और वो है हेनरी। जी हाँ, दोनों का यूनिट हेनरी ही होता है, इसलिए परीक्षा में इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आ गए हैं भाग 5 पर, एसी जनरेटर और मुख्य सूत्र। चलिए मोशन के सबसे बड़े इस्तेमाल और हमारे अल्टीमेट रिवीजन चीट शीट को देखते हैं। एसी जनरेटर इस पूरे चैप्टर का समझ लीजिए क्लाइमैक्स है। फैराडे के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ये मशीन मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। बस एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते जाइए और जो बिजली पैदा होगी उसी से आज पूरी दुनिया के घर और कारखाने चल रहे हैं। ये लिटरली पूरी दुनिया को चला रहा है। अब हम जो देख रहे हैं वो सच में एक मास्टरपीस है। इस पूरी चर्चा का पूरा निचोड़ इस एक फॉर्मेट में आ गया है, जिससे सारे मुश्किल थियरी बस एक नज़र में दिमाग में सेट हो जाती है। ये जो सारे फॉर्मूले यहाँ एक साथ रखे गए हैं ना, ये एग्जाम में लाइफ सेवर साबित होते हैं। चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो, फैराडे के नियम से ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, या फिर इंडक्शन की वैल्यू निकालना। अगर ये फॉर्मूले टिप्स पर है तो बोर्ड एग्जाम्स का कोई भी न्यूमेरिकल सवाल आसानी से क्रैक किया जा सकता है। यही इस पूरे चैप्टर की जान है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए आइए एक पल के लिए सोचें, अगर सिर्फ एक मामूली सी यांत्रिक गति लगातार इतनी बिजली पैदा कर सकती है, तो भविष्य में गति के ऐसे कौन-कौन से नए और अनदेखे तरीके हो सकते हैं जो आने वाली पूरी सदी को रोशन करेंगे। विज्ञान में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। इसी दिलचस्प सवाल के साथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।